हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। ये है यूपी टेट 2019 प्रथम पाली का प्रीवियस पेपर। इसका टाइम है 2.5 घंटे। प्राइमरी सेक्शन का पेपर है। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट पेपर है बाल विकास एवं शिक्षण विधि है। इसमें पहला प्रश्न है स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। तो इसमें स्तंभ ए से बी को सुमेलित करके बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसमें बता रहा है कि एनिमल इंटेलिजेंस, इसको थॉर्नडाइक से मिलान करेंगे। पुनर्बलन की अनुसूची इसको स्किनर से। सारगर्भिता का सिद्धांत गेस्टाल्ट वादी ने दिया है। अनुकूलन को पियाजे ने दिया है। तो इसमें सही ऑप्शन जो है थर्ड वाला ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन इज राइट। बाल विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इस कथन को इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। तो यह कथन जो है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर है 3 नंबर। अगला प्रश्न संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो इसका सही आंसर होगा तो हमारा ये राइट आंसर इसमें है 86वें संशोधन। 86वें संशोधन में जो है संविधान के 86 संशोधन में मौलिक अधिकार बन गया है। अगला प्रश्न चौथा है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे जो है मैकडूगल साहब हैं। मैकडूगल। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो इसमें विकास इसको अनोखा काल कहने वाले जो है इसमें विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो विकास का वो ऐसा काल है जो अनोखा काल है। तो बाल्यावस्था जो है अनोखा काल है। इसको राइट आंसर माना गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है किसने बहुविकासात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है। तो इसका सही आंसर है गार्डनर साहब ने दिया है। डिसलेक्सिया से यह करने में कठिनाई होती है। तो इसका राइट आंसर है पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया। निम्नलिखित 8वां प्रश्न है निम्न में से समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। फिर 9वां प्रश्न आ जाता है। तो 9वां प्रश्न में है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है प्रेरित करना, हतोत्साहित करना, अनुमति नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए। तो इसमें पहला आंसर जो है पहला ऑप्शन जो है इसका सही है, प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के बजाय उनको प्रेरित करना चाहिए। अब 10वां प्रश्न हमारा आ जाता है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि बच्चे की बुद्धि मुख्यतया संबंधित है। तो बच्चे की बुद्धि मुख्यतया किससे संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से, भावात्मक विकास से। तो इसमें राइट आंसर है हमारा शारीरिक विकास से। बच्चे की बुद्धि जो है मुख्यतया शारीरिक विकास से संबंधित होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है बढ़ता है वैसे उसकी बुद्धि जो है बढ़ती जाती है। तो 11वां प्रश्न है निम्न में से किस सिद्धांत के पुनर्बलन का सिद्धांत, मतलब ऐसा कौन सा सिद्धांत है उसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। तो इसमें राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ऐसा सिद्धांत है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जिसमें पुनर्बलन का सिद्धांत भी उसको माना जाता है, कहते हैं। निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है कि ब्रूनर साहब ने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है तो उसमें कौन ऐसा सिद्धांत नहीं है।
तो ब्रूनर साहब ने प्रतिबिंबात्मक अवस्था का सिद्धांत दिया है, क्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक अवस्था का भी सिद्धांत दिया है। तो आत्म प्रज्ञ अवस्था का सिद्धांत इसमें ब्रूनर साहब ने नहीं दिया है। तो ये हमारा 12वां का बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन इज राइट। अब इसके आगे हम देखेंगे 13 नंबर प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा का। 13 नंबर प्रश्न है, मॉरिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है, वे हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा आता है, इसमें पहला क्रम वाइज बताया गया है, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, व्यवस्था, आत्मीकरण, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर हमारा है फर्स्ट नंबर है। तो इसमें पहला जो है इसमें राइट होगा सेकंड नंबर, पहले खोज, खोज के बाद प्रस्तुतिकरण करेंगे, प्रस्तुतिकरण के बाद हमारा आत्मीकरण होता है, आत्मीकरण सोचेंगे, आत्मीकरण के बाद इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है संगठन व्यवस्था करेंगे उसके बाद पांचवा ऑप्शन जो है उसका सीक्वेंस आएगा वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें हमारा जो है 13वां का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ये प्रश्न बता रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अनुमूल्यन। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर, उत्तल, लंबवत। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाता है लंबवत। निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र का वक्र नहीं है? तो लंबवत नहीं है। अब बाकी ये मिश्रित, नतोदर, उन्नतोदर ये जो है इसके अधिगम वक्र हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे शिक्षक क्या करेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चे को दंड देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो यदि अगर कोई समस्यात्मक बालक है क्लास में तो उस बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ना कि उसको घर भेज देना चाहिए। बच्चे को उचित परामर्श देना चाहिए। तो इसमें हमारा 4 वाला ऑप्शन राइट हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियात्मक मुख्यतः संबंधित है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के मानसिक विकास से, छात्रों के वित्तीय विकास से। तो इसमें पहला हमारा ऑप्शन हमारा राइट है, छात्रों के सर्वांगीण विकास से पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो इसमें अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है B.S. ब्लूम साहब ने नहीं किया है और बाकी स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला 19वां प्रश्न है, शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य क्या है? तो शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट आंसर है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। कोई अगर लड़का है एक ही कक्षा में रहता है, वो पास ही नहीं होता है, तो शिक्षा में अवरोधन माना जाएगा। तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर है। निम्न में से किस कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसमें निम्न में से कौन से कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसमें प्रस्तावना प्रश्न कौशल जब हम बनाते हैं तो उसमें पूर्व ज्ञान जो है आता है, कौशल आता है। बाकी ये सब कौशल जो है नहीं आते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें राइट है। मानव विकास का प्रारंभ होता है। मानव विकास का प्रारंभ कैसे होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, गर्भावस्था से। मानव विकास का प्रारंभ जो है माँ के पेट में गर्भावस्था से ही जो है हो जाता है। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं R.M. गेने। ये R.M. गेने महोदय जो हैं ये इन्होंने लिखा है द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोधी की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो किशोरावस्था जो है संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये कथन हमारे स्टैनले हॉल महोदय ने दिया है कि किशोरावस्था में कोई भी बच्चा जो है उसमें संघर्ष, तनाव जो है हमला करने का बड़ी गंदी अवस्था होती है, इसको बताया है। 24वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो सूक्ष्म शिक्षण जब हम बनाते हैं तो उसके भारतीय प्रतिमान में जो है 36 मिनट का समय लगता है, तब वो सूक्ष्म शिक्षण मतलब क्लास में पढ़ाते हैं।
जिसमें हम जो है पढ़ाते हैं सीखने का पठार। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारे रास महोदय ने दिया है, जिन्होंने बताया है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो रास महोदय ने ये बताया है इसको। अगला प्रश्न हमारा 26वां है, बाल विकास का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही जो है अधिगम है। तो ये कथन हमारा दिया है, गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन ये अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। तो ब्रूनर साहब ने जो है संपर्त्य उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान लिखा है। आशुबेल को मिलाएंगे, आशुबेल को अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से मेल करेंगे, गार्डनर को साइनेक्टिव शिक्षण प्रतिमान से मेल करेंगे। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाता है दूसरा। तो इसमें पहला आएगा, चौथा पहले को ब्रूनर को इससे मिला देंगे तो इसमें राइट आंसर हो जाता है दूसरा। इसमें फोर्थ, थर्ड, फिर फर्स्ट वाला, फिर सेकंड हो जाता है राइट आंसर। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना। कोई भी समस्या है तो उसकी पहले पहचान करेंगे, फिर समस्या का समाधान करेंगे। 29वां प्रश्न है, बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। 30वां प्रश्न हमारा लास्ट वाला आ जाता है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का। स्मृति स्तर स्वयं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना से कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो इसमें राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण हमारा जो है उभयनिष्ठ है, बाकी अन्वेषण, सामान्यीकरण, तैयारी ये जो है अलग है। तो ये रहा हमारा बाल विकास एवं चाइल्ड पेडागोजी। तो हमने देखा